गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम राधे राधे। और मैंने बैंकिंग अवेयरनेस का एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है एनबीएफसी, जो कि आपके एग्जाम में भी और इंटरव्यू में भी पूछता है इसके बारे में बहुत सारा चीज़। ठीक है, तो आइए एक एक करके एनबीएफसी के बारे में जानते हैं। कोशिश करूंगा इस वीडियो को 5 से 6 मिनट में खत्म करने का। ठीक है, तो सबसे पहले एनबीएफसी का आप लोग फुल फॉर्म जान लीजिए। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये एक कंपनी होता है जो बैंक की तरह काम करता है, बट वो बैंक होता नहीं है। ठीक है, एनबीएफसी किसके अंतर्गत काम करती है? ये आरबीआई के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, एनबीएफसी दो तरह का होता है, एक तो एनबीएफसी सी होता है, एक तो डी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, सी का मतलब होगा क्रेडिट या लोन बांटना, और डी का मतलब ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, एलआईसी यहाँ पर ओनली प्रीमियम, जैसे एग्जांपल के तौर पे एलआईसी को लेते हैं। एलआईसी यहाँ पर क्या करता है? ओनली प्रीमियम डिपॉजिट करता है। ठीक है, डिपॉजिट करता है। एलआईसी कभी नहीं सुने होंगे कि लोन बांटता है। ठीक है, और एलआईसी एचएफएल यहाँ पर ओनली लोन बांटा जाता है। हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, ये ओनली लोन बांटता है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। अब देखिए नीचे भी वही लिखा है जो ऊपर मैंने बताया। एनबीएफसी सी यहाँ पर ओनली क्रेडिट लोन दे सकते हैं। एक एनबीएफसी, जैसे कि दो यहाँ पर मैंने पढ़ा सी और डी, अब इनमें से कोई एक एनबीएफसी है जो केवल एक ही काम कर सकती है। या तो वो सिर्फ लोन बांट सकता है, या तो वो सिर्फ डिपॉजिट कर सकता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अब जैसे मुथूट फाइनेंस को मैंने लिया है, इसका काम गोल्ड लेके, जैसे आपने गोल्ड वहां पे दिया, मुथूट फाइनेंस को दिया, उसके जगह पर आप उसको, वो क्या करेगा? आपको पैसा देगा। ठीक है, मीन्स लोन देगा। मुथूट फाइनेंस पे आप, जैसे अक्षय कुमार क्या करता है, देता है ना, कि आप मन्नापुरम वाला सुने होंगे, मन्नापुरम गोल्ड लोन। तो उसमें क्या करेगा? आप वहां पे गोल्ड जमा किए तो आपको उसके जगह पर पैसा मिलेगा, बढ़िया इंटरेस्ट ऑफ रेट मिलेगा। ठीक है, अब जैसे मुथूट फिनकॉर्प है, ये आपके पैसे को डिपॉजिट करता है। आप देखिए डिपॉजिट एनबीएफसी में कहाँ कहाँ कर सकते हैं? इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस में कभी भी आपको इंश्योरेंस कंपनी कभी भी लोन नहीं बांटती, यहाँ पे आपके सिर्फ डिपॉजिट होता है। म्यूचुअल फंड डिपॉजिट करता है, कभी भी म्यूचुअल फंड लोन नहीं बांटता है। देखिए इंश्योरेंस कंपनी किसके अंतर्गत आती है? आरडीए के अंतर्गत आती है, ये ध्यान रखिएगा। अब म्यूचुअल फंड सेबी के अंतर्गत आता है। अब देखिए चिट फंड में भी कभी भी लोन नहीं बांटता है, ये आपके पैसे के डिपॉजिट करता है। और निधि कंपनी, ये आपके पैसे को भी डिपॉजिट करता है। ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। ठीक है, और आइए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों जो पॉइंट है ना, निधि कंपनी और चिट फंड कंपनी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आया हुआ है, और 4-5 एग्जाम में से हर एक साल ना ये दोनों में से एक एक क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए निधि कंपनी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो आपको कहना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत काम करती है ये। ठीक है, और चिट फंड कंपनी, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आ रहा। शारदा कंपनी के बारे में सुने होंगे, जो वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा घोटाला हुआ था 2 साल 3 साल पहले की बात है। ये एग्जाम में आया हुआ, तो इसने पूछा था कि चिट फंड कंपनी किस गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है या किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो आपको उसमें ऑप्शन था स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये रखना। अब आइए डिफरेंस बिटवीन एनबीएफसी और बैंक के बारे में जानते हैं, जो कि ये एग्जाम में भी आ सकता है, स्टेटमेंट क्वेश्चन बन के, या आपके इंटरव्यू में भी आ सकता है। तो सबसे पहले एनबीएफसी और देखिए इस साइड मैंने एनबीएफसी को रखा है, एक साइड मैंने बैंक को रखा है। तो आप देखिए एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। यहाँ पे मैंने टर्म डिपॉजिट मिस कर दिया है, तो यहाँ पे टर्म डिपॉजिट भी होगा। और बैंक एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट दोनों करता है। एनबीएफसी कैन नॉट इशू चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, और बैंक क्या करता है? इशू करता है। ठीक है, और DICGC फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन एनबीएफसी। जब आपका पैसा एनबीएफसी, अब देखिए यहाँ पे DICGC अवेलेबल नहीं है, काहे कि डिपॉजिट तो होता है पैसा और लोन भी बांटता है, बट यहाँ पे DICG फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कंपनी। क्योंकि इसके तहत आप देखिए बैंक में DICG फैसिलिटी अवेलेबल है। अब बैंक क्या करता है? इंश्योरर को 5 लाख का DICG देता है। पहले 1 लाख था, जिसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। ये बैंक में है, बट आपके एनबीएफसी में नहीं है। एनबीएफसी अपने नाम पर एक साथ दोनों काम मींस क्रेडिट या लोन और डिपॉजिट नहीं कर सकता। बैंक अपने नाम पर दोनों काम कर सकता है। ये देखे होंगे बैंक में कि बैंक लोन भी बांटती है, डिपॉजिट भी करता है। बट एनबीएफसी एक बार में एक ही काम कर सकती है। या तो किसी से वो डिपॉजिट लेगा, वो जैसे एनबीएफसी, मान लो कि कोई एनबीएफसी है, मान लो कि दिस डैट ए और बी है। ए क्या कर रहा है? सिर्फ डिपॉजिट ले रहा है। अब बी क्या कर रहा है? कंपनी जो है वो सिर्फ लोन बांट रहा है। ठीक है, अब आइए जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। एनबीएफसी में एफडीआई लिमिट कितना है? 100% है। इंश्योरेंस में एफडीआई लिमिट कितना है? 74% है। एनबीएफसी लोन पर मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकता है? 12.5% कर सकता है। एनबीएफसी लोन पर कितना इंटरेस्ट कर सकता है? चार्ज, इंटरेस्ट मतलब चार्ज, ये गलत वर्ड है, लोन पे इंटरेस्ट हो सकता है, चार्ज नहीं। मैक्सिमम 12.5% कर सकता है, ये याद रखिएगा। एनबीएफसी डिपॉजिट मिनिमम 12 मंथ के लिए, मीन्स 1 ईयर के लिए, ऑप्शन में 1 ईयर है 12 मंथ, और मैक्सिमम कितने के लिए? 5 साल के लिए कर सकते हैं, मीन्स 60 मंथ के लिए। यह ध्यान रखिएगा,
यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। एनबीएफसी डिपॉजिट मिनिमम 12 मंथ के लिए मीन्स 1 ईयर के लिए, और मैक्सिमम 5 साल के लिए मीन्स 60 मंथ के लिए, ठीक है। और देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस होंगे। हाँ है, आप देखिए ये बढ़िया है, ये स्टेटमेंट बस बेस्ट क्वेश्चन बनेगा। अब लिखा हुआ कि एनबीएफसी को किन किन सेक्टरों में अलाउ किया गया है, मतलब कहाँ कहाँ वो काम कर सकता है। लोन सेक्टर में कर सकता है, इंश्योरेंस कर सकता है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर बॉन्ड डिवेंचर जो म्यूचुअल फंड की बात किए, लीजिंग कर सकता है, हायर परचेज कर सकता है, एसेट मैनेजमेंट सर्विस कर सकता है, मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी में वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब देखिए जो कि इंपॉर्टेंट है ये वाला, एनबीएफसी को कौन सा काम नहीं कर सकता है, एनबीएफसी कौन कौन सा काम नहीं कर सकता है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं कर सकता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर सकता है, सेल परचेज इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे इमूवेबल मतलब प्रॉपर्टी मतलब हो गया जैसे आपका मकान हो गया, खेत हो गया, इस सब जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। आप देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, एनबीएफसी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2023, ये 2013, सॉरी 23 बोल रहा हूँ, माय मिस्टेक। एनबीएफसी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2023, आल्सो अंडर आरबीआई एक्ट 1934 अंडर सेक्शन 45 IA सब सेक्शन IA, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और फॉर रजिस्ट्रेशन, आप देखिए एनबीएफसी के रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए। एनबीएफसी नीड टू बी ए कंपनी एंड शुड हैव अ मिनिमम NOF नेट ऑन फंड ऑफ 2 करोड़, 2 करोड़ का मिनिमम नेट ऑन फंड होना चाहिए, 2 करोड़ का, ठीक है। ये देखिए खत्म हो गया। एनबीएफसी के बारे में जितना डिटेल्स था मैंने सब पूरे कवर कर दिए, एग्जाम्पल के साथ भी समझा दिया। आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन लेने की कितना चाहिए, तो मिनिमम नेट ऑफ फंड कितना चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, कौन सा काम करता है कौन सा काम नहीं करता है मैंने समझा, एनबीएफसी किस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है मैंने वो भी बता दिया। तो ये हो गया, ठीक है। और अब इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो कुछ भी हो तो आप मुझे बताना, मैं ऐसे ही करके एक एक टॉपिक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ रिलेवेंट होगा मैं उससे ही यहाँ पे कवर करूंगा। जैसे मैंने एनबीएफसी कर दिया, मैं सोच रहा हूँ कि अगले कल आरआरबी, सिडबी, आपके नाबार्ड, ये सब को करूंगा। देखिए मैंने थोड़ा डिटेल में उसको बनाया हुआ तो इसलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो है, इसलिए मैंने एक बार में 5-5 टॉपिक नहीं करवा सकता। मैं सोच रहा हूँ कि 10-10 मिनट के अंदर मैंने आपको अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर दूं और आप अच्छे से कर लें। देखिए टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिएगा तो ये वीडियो तो आपको देख के समझ भी आएगा, काहे कि मैं एग्जाम्पल देख के, देखिए सुना हुआ चीज़ में बहुत बेनिफिट भी होता है। और जैसे मैंने लैंग्वेज लिखता हूँ तो आपको समझ नहीं आता है तो पीडीएफ पढ़ने में, अगर आप वीडियो देख के अगर पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको समझ भी आएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक तो करा कीजिए, जितने भी लोग देखते हैं ना एटलीस्ट लाइक कर देना आप लोग, ठीक है। और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर।